हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश कुमार। आपका स्वागत है CGPSC गढ़ में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी किसके ऊपर, आपके पृथ्वी की गतियों के ऊपर। और तब मैंने कुछ रेखाओं के बारे में आपको बताया था कि भाई कर्क रेखा पर सूर्य प्रकाश क्या होता है, लंबित होता है या उसके समक्ष होता है, मकर रेखा पर होता है ना। तो इस तरह से मैंने बात की थी। तो आज उन्हीं रेखाओं के ऊपर बात करेंगे कि ये रेखाएं एक्चुअल में हैं क्या। तो देखो, पृथ्वी के परितः है ना, परितः कहने का मतलब चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर हमने ना कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं। और ये रेखाएं खींचने का कारण क्या है कि भाई हम इस रेखाओं के माध्यम से विश्व के जो स्थान है उनकी सही पोजीशनिंग कर सकें, है ना। पोजीशनिंग माने कि अगर कहीं पर कोई स्थान है ना, तो हम उसको केवल नाम से नहीं जान सकते कि भाई अगर कोई द्वीप कहीं प्रशांत महासागर में स्थित है तो उस द्वीप का लोकेशन होना चाहिए। तो उस द्वीप के लोकेशन को ही क्या गणितीय फॉर्मूले में, है ना, बैठा सकें या उसमें फिट कर सकें, है ना, जिससे हम एक्यूरेटली उस स्थान तक पहुंच सकें। उसके लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्जिट्यूडनल लाइन। ठीक है। तो पृथ्वी पर किसी स्थान के निर्धारण, स्थिति या स्थान के निर्धारण के लिए खींची गई एक काल्पनिक कोणीय, है ना, क्या कोणीय रेखाएं जो मापन पर आधारित हैं क्या कहलाती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब देखो, इनके खींचने के बैकग्राउंड पर जाते हैं। पृथ्वी अपने जिस अक्ष पर घूर्णन कर रही है उन दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु को, है ना, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी देखो, ये पृथ्वी जो है, ये और ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल। ठीक है। इसी पर क्या है, पृथ्वी टिकी हुई है। और इसी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसी दो बिंदुओं को मिलाते हुए आप देखेंगे तो इसी से क्या करी, पृथ्वी घूर्णन करी, इसी पोल के, इसी सेंटर प्लेस के चारों ओर। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो इन दो संदर्भ बिंदुओं को हमने क्या मान लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लिया है। और इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली जो सीधी रेखाएं, खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, इसे ही आप क्या कहते हैं, जी, लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यानी देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। लैटिट्यूडनल लाइन, सॉरी, आप क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल लाइन कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। ये क्या करती हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, है ना। अब देखो, पृथ्वी पर स्थित तिरछी रेखाएं, ये जो तिरछी रेखाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये वाली, है ना, ये जो तिरछी रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं या लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं, है ना, लैटिट्यूडनल, लेटा हुआ, है ना। ठीक है। तो ये जो तिरछी रेखाएं हैं, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्या रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं ऐसे ही निर्धारित नहीं की गई हैं, है ना। क्या, ये जो आपको अक्षांश रेखाएं दिखाई देती हैं, है ना, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं निर्धारित की गई हैं, इसके पीछे लॉजिक है। तो क्या लॉजिक है, तो भाई अक्षांश रेखाएं जो हैं, है ना, ये आपका अगर आप देखोगे तो पृथ्वी के अक्ष से, क्या, पृथ्वी के अक्ष से अगर आप क्या खींच रहे हो, एक्स, ये अक्ष माने यहाँ से मान लो, चलो मैं आपको इससे बता रहा हूँ, ये ठीक है, ये विषुवत रेखा है, हमने मान लिया क्या है, विषुवत रेखा। अब यहाँ से जो यहाँ पर कोण बनेगा,
है ना, क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा, है ना, ये वाला जो कोण होगा, है ना, ठीक है, यही क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से समझेंगे, आगे जब जाओगे तब मैं एक चीज़ को डिटेल समझाऊंगा कि कैसे बना। ठीक है, फिलहाल ये समझो कि सीधी रेखाएं, खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं और तिरछी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ तक सही चीज़ें समझ में आई। अब एक एक चीज़ को हम स्पष्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के ऊपर। तो देखो, ग्लोब पर स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। तो भैया ये जो है भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है। ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पृथ्वी को क्या कर रही है, 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी के पैरेलल हमने क्या रेखाएं खींची, ये रेखाएं खींची हैं, ये आपको रेखाएं दिख रही है ना। ये सब क्या है, कौन सी रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं जी, आपकी अक्षांश रेखाएं। क्लियर है, समझ में आ रहा बात। तो ये चीज समझ में आई कि भाई भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देखो इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 181 है। कितनी है, 181 है। किसको मिलाते हुए, 0 डिग्री विषुवत रेखा को मिलाते हुए, यानी 90 क्या है, विषुवत रेखा के ऊपर है और 90 क्या है, विषुवत रेखा के नीचे है, दक्षिण में। यानी उत्तरी गोलार्ध में इनकी संख्या कितनी है, 90 है। यानी इसके ऊपर 90 रेखाएं हैं और इसके नीचे 90 रेखाएं हैं। क्लियर है, तो यहाँ 90 है समझ लो, यहाँ 90 है और इसको +1 ये मिला दोगे तो कितना हो जाएगा जी, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर बोल दे तुमको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर कितनी है तो -2 कर देना तो 179 आपका निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलो अब देखो, इनके मध्य जो दूरी है वो हमेशा कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर की होती है, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अक्षांश रेखाएं जो है ना पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, है ना, क्या होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों का आकार क्या हो जाता है जी, छोटा होता जाता है और ध्रुवों पर यह क्या एक बिंदु के रूप में बदल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अक्षांश रेखाएं, है ना, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उनका आकार बढ़ता है कि छोटा होता है, कम होता है। तो भाई उनका आकार क्या होता है, कम होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अक्षांश रेखाओं में क्या क्या चीज़ है, पहली चीज़ तो भाई इनकी संख्या कितनी है, 181 है। ठीक है, तिरछी लाइनें हैं ये, इनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है, ये पूर्ण वृत्त होती हैं, है ना, फुल सर्कल होती हैं। और चौथी चीज़ कि भाई इनका जो आकार है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनका आकार क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के समानांतर ये खींची जाती हैं रेखाएं, है ना। जैसे अब मैं यहाँ पर तुमको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना। अब यहाँ से तुम यहाँ पास मापो ऐसे करके, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको हमने क्या मान लिया, कर्क रेखा नाम दिया है इसी 23.5 डिग्री को। समझ में आ रहा बात। इसके ऊपर जाएंगे तो ये बाय द वे 60 डिग्री है ना। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये 70 डिग्री हो गया, है ना। और ये टोटल यहाँ पर अगर बीच में आया तो कितना है जी, 90 डिग्री है। तो विषुवत रेखा के सापेक्ष, है ना, जितने कोण पर वो रेखा स्थित है ना, ठीक है, उसको ही आप अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो देखो सबसे पहले है भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा जो है ना, ये अभी मैंने जिसके बारे में बात की, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, ये कितनी है जी? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कितना है? 0 डिग्री अक्षांश। अब देखो, उस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये इसके ऊपर वाले को हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, और इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है। सेम ऐसे ही ये 0 डिग्री मध्याह्न रेखा जिसको हम कहते हैं, इसके इस तरफ वाले को पूर्वी देशांतर कहेंगे, इसको पश्चिमी देशांतर कहेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको समझना है आपको। अब देखो, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो, जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है, जिसको 0 डिग्री हम देशांतर रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में काटते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ काटते हैं? अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ठीक है। फिर पूछेगा कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा बात? विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो दो गोलार्धों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, वो कितने देशों से गुजर रही है? 13। एक चीज और ध्यान रखना, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। कितने? 3। ठीक है, कितने? 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है। समझ में आ रहा है? कौन कौन सा? तो दक्षिणी, यहां पर देखो, एक हुआ दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, तो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती कौन? आपकी विषुवत रेखा। ठीक है जी। अच्छा, विषुवत रेखा के से जो 5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, यहां से लेकर 5 डिग्री तक का, ठीक है, क्लियर है? यहाँ बात, यहाँ से आपको और अच्छे समझाता हूँ। ये देखो, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री तक है ना, ये बाय द वे यहाँ पर 5 डिग्री होगा। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो बीच का क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाता है? डोलड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? डोलड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? डोलड्रम। ठीक है। क्यों कहलाता है? अपनी शांत हवाओं के कारण, है ना। इसको शांत अक्षांश भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इस 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांशी पेटी के मध्य जो हवाएं हैं, वो एकदम शांत रहती हैं। क्या रहती हैं? एकदम शांत रहती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हम जो अक्षांश रेखा के बारे में बात करेंगे वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। 23.5 डिग्री, है ना, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। कितने देशों से गुजरती है? 18 देशों से होके गुजरती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात? कितने देशों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन? आपके 18 देशों से। ठीक। अच्छा, कर्क रेखा जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, उसी को ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कर्क रेखा भारत के संदर्भ में देखें तो 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, कि भाई ये कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो भाई ये भी कितने महाद्वीपों से गुजर रही है? 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। ये ध्यान रखना। यहाँ पर केवल एक चीज हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहाँ गुजर रही है? यहाँ से, आपका उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जब छत्तीसगढ़ के बारे में होगा तो हम
छत्तीसगढ़ में भी इसको डिस्कस करेंगे कि कर्क रेखा भाई सर्वाधिक विस्तार इसका मध्य प्रदेश में मिलता है और छत्तीसगढ़ में ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को क्या करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं मकर रेखा के ऊपर। मकर जो रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम कहते हैं, ये 12 देशों से होकर गुजरती है। ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 3 महाद्वीप से ही होकर गुजरेगा। कितने देशों से? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरेगा। ठीक है, क्लियर है, 3 कॉन्टिनेंट्स होकर गुजर रहा है। अब देखो इसमें ना एक अस्वक्षांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्वक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। कितना डिग्री पाया जाता है? 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ठीक है, मकर रेखा पर यह उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी यहाँ वायु का दाब क्या होगा? बहुत ही उच्च होगा। अब ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, जिसके कारण, और यहाँ पर हवाएं बहुत शांत रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है जी, नौकाएं चल नहीं पाती हैं। और पहले क्या होता था, जब हॉर्स ट्रेड होता था, नावों में घोड़ों को लेकर चला जाता था, तो चूँकि वजन ज़्यादा है, जहाज का नौका चल नहीं पा रही है, तो घोड़ों को क्या कर दिया जाता था? फेंक दिया जाता था। कहाँ? समुद्र में। ठीक है, इस 30 से 35 डिग्री क्या अक्षांश के मध्य। इसलिए इस अक्षांश को क्या कहते हैं? अस्वक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण वृत्त है, जैसे आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री का जो काल्पनिक वृत्त है, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो वृत्त स्थित है, उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, है ना। यानी ये वाली जो रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आर्कटिक वृत्त कहलाती है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। ठीक है, वो आर्कटिक सागर के कारण वहाँ आर्कटिक कहला रही है, और यहाँ अंटार्कटिक महाद्वीप के कारण ये क्या कहला रही है? अंटार्कटिक वृत्त कहला रही है। आगे बढ़ें, अब बात करेंगे हम देशांतर रेखाओं के ऊपर। देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है, ये सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो देशों को बांटती हैं। ठीक है, और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, याद रखना। क्या है? अर्धवृत्ताकार। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360। अब इसको बनाने के पीछे कारण क्या? 360 ही क्यों? क्योंकि भैया देखो, पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, और इसी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमने के कारण प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? क्लियर है? समझ में आ रहा बात? अच्छा, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ध्रुवों पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी कितनी होती है? तो 0 होती है ना। ध्रुवों के जाने पर इनकी दूरी में क्या हो जाती है? डिस्टेंस में कमी आती है और वो शून्य हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, है ना, शायद आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो 24 घंटे में कितना घूम रहा है? 360 डिग्री। ठीक, तो 1 घंटे में कितना घूमता है जी पृथ्वी? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। 24 15 में 360। अब 1 डिग्री घूमने में लगा कितना समय? तो 15 चौक 60, यानी 4 मिनट। ठीक, तो ये अगर आपको पता है 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट। ये डेटा अगर पता है तो तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछा भाई भारत में अगर दिन के 5:30 बज रहे हैं, तो उसी समय पर, है ना, किसका आपका भूमध्य देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा होगा? अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है पृथ्वी को, और 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, क्लियर है? तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण में आपको बताया है कि अगर किसी दो स्थान के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो उनके मध्य कितने का अंतर होगा, 6 घंटे का। ये कैसे ज्ञात करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट है ना, तो भाई 90 डिग्री तो 90 गुणा 4 कितना, 360 मिनट, यानी 6 घंटे का समय। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो महत्वपूर्ण जो हम देशांतर रेखा है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधान यामी उत्तर रेखा, या जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जीएमटी रेखा भी कहते हैं, है ना। ग्रीनविच मीन टाइम या अंतर्राष्ट्रीय मानक जो समय रेखा है, ये पश्चिमी देशों ने डिसाइड किया। अब पश्चिमी देशों ने, है ना, अपने देश से डिसाइड किया। तो यहाँ पर देखो ये लंदन के ना, ये देखो ये इंग्लैंड है, तो यह जो रेखा है जीएमटी रेखा, ये कहाँ से गुजरती है, लंदन के, है ना, लंदन शहर है, वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो ऑब्जर्वेटरी है ना, तो ग्रीनविच जो ऑब्जर्वेटरी है लंदन में, वहाँ से होकर गुजरने के कारण इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, या जीएमटी रेखा कहते हैं, या इंटरनेशनल क्या कहते हैं, टाइम लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात, क्लियर? तो कहाँ से गुजरता है जी, इंग्लैंड से होकर गुजरता है, लंदन से गुजरता है। कितने देशों को क्रॉस करता है, कितने महाद्वीपों को, तो 2 महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका, और सॉरी तीसरा है अंटार्कटिका। 3 महाद्वीपों को ये क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। अब इसी के पीछे वाली जो रेखा है, अच्छा इसी के आधार पर ही आपका टाइम डिसाइड होता है। आपको पता है कि भारत का जो मानक समय है ना, वो इस ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर? अब देखो यह जो रेखा है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसी का जो पीछे रेखा है इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी के पीछे वाली जो रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये वाली जो देखो, ये जो आपको रेखा दिख रही है यहाँ पर, यही इसके अपोजिट साइड वाली रेखा है, और यह 180 डिग्री लाइन है ना। 180 डिग्री लाइन इसको आइडियल कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। और चूंकि यह बेरिंग सागर से होकर गुजरती है, लेकिन ये क्या करती है, बीच बीच में 2 देशों को भी विभाजित कर देगी। तो इसलिए इसे ना टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, ताकि देशों के मध्य एक देश में 2 टाइम जोन ना हो, है ना। क्या मत हो, एक देश में 2 टाइम जोन ना हो, 2 दिन एक ही देश में ना पड़े, इसलिए इसे क्या किया गया है, मोड़ा गया है ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात? तो यहाँ से पूछा जाता है कि अगर, है ना, क्या इंटरनेशनल डेट लाइन की पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर जाने पर, है ना, आइडियल की इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इस रेखा के, अगर आप पूर्व की ओर गए, किधर की ओर गए, पूर्व की ओर गए, तो 1 दिन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 दिन कम हो जाता है। और इस रेखा के पश्चिम में जाने पर 1 दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा बात? अभी कैसे होगा, यहाँ पर देखो सूर्योदय इधर से हो रहा है ना। ठीक है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो पहले भाई सूर्योदय तो यहाँ होगा ना, इस स्थान पर होगा, उसका पीछे अमेरिका में होगा, क्योंकि वहाँ का टाइम जोन पीछे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लाइन है, इसके पीछे वाला जो समय है ये पीछे चल रहा है ना। क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। तो इसीलिए पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन कम, और पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन क्या करना पड़ता है, आपको बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रहा बात? इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, जैसे
अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों होके गुजरती है, याद रखना, ठीक है। और विषुवत रेखा अफ्रीका में किसको 2 बार काटती है जी? कांगो और जायरे नदी को। क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो कांगो या जायरे नदी को, ठीक है। जबकि मकर रेखा अफ्रीका में लिम्पोपो नदी को काटती है। भारत में अगर बात करें तो माही नदी जो है उसको कर्क रेखा 2 बार काटती है। समझ में आ रहा बात? अच्छा, विश्व में कितने कुल टाइम जोन हैं? तो 12 है ना। कितने हैं? 12, याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक तो पूछता है कि बताइए कि वार्षिक तापांतर जो है, एनुअल टेम्परेचर जो है, वो कहाँ पर क्या होता है? सबसे कम होता है ना। यानी वार्षिक तापांतर यानी दिन जो होता है ना जी, कि दिन में अधिक गर्म, रात में अधिक ठंड, ऐसा वाला, याद रखना भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है वार्षिक तापांतर, क्योंकि यहाँ क्या होता है? दिन रात लगभग बराबर होता है। सूर्य की किरण यहाँ क्या पड़ती हैं? एकदम सीधी पड़ती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए किस रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है? तो भाई इसी रेखा के आसपास पाई जाती है, क्योंकि भाई क्या होता है? दिन में भाप बन के ऊपर जाता है पानी और शाम को वर्षा हो जाती है भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, है ना। तो यहाँ पर जितने वर्षावन आपको देखेंगे मोस्टली इसी क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मैंने जितने क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ।